Good morning student. Today we are going to continue chapter number 13 direct and inverse proportion from maths workbook. So हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 3 करने वाले हैं. नंबर 3 है when the length of the ship is 25 meters the mast is 15 meter high. So what will be the height of the mast if the ship is 20 meter long? क्या बोला है, अगर सीप की लेंथ कितनी है 25 मीटर है तो मास्ट क्या है 15 मीटर हाई है. इस तरह से होता है ना सीप, इस तरह से होता है. यहाँ पर जो ये जो होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्ट बोलते हैं. अगर हम लोगों की ये लेंथ हम लोग बढ़ा रहे हैं तो मास्ट भी क्या होगा, मास्ट की हाइट भी बढ़ेगी. अगर लेंथ कम करेंगे तो मास्ट की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी. ये मास्ट है तो मास्ट की भी हाइट क्या होगी, कम होगी. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, सीप है ना 20 मीटर, पहले 25 मीटर लॉन्ग था, अब कितना मीटर लॉन्ग है 20 मीटर लॉन्ग है. मतलब लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो मास्ट की हाइट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो ये कौन सा, ये किस टाइप का सम है, डायरेक्ट प्रपोर्शन टाइप का सम है. तो अब हम लोग ने जो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट में जो जो वैल्यू हमारे पास है वो फिल कर देंगे, फिर आगे सम सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द सीप इज 25 मीटर. सो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सीप, मीटर में दिया हुआ है. ठीक है, यूनिट इसका मीटर में दिया हुआ है. इसे हम क्या सपोज कर रहे हैं, एक्स सपोज कर रहे हैं. सो ये वाली वैल्यू x1 होगी और ये वाली वैल्यू x2. और दूसरा क्या दिया हुआ है, द मास्ट इज 15 मीटर हाई. अगर लेंथ 20 मीटर है सीप की तो उसका मास्ट की हाइट कितनी है, 15 मीटर है. तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ मास्ट. वो भी किस में दिया हुआ है, उसका यूनिट भी मीटर है. इसे हम लोग क्या सपोज करेंगे, y. तो ये होगा y1 और ये होगा y2. देखो पहले सीप की लेंथ कितनी दी हुई है 25. पहले सीप की लेंथ कितनी दी हुई है 25, फिर डिक्रीज कर कर कितनी कर दी है, कम करा है 20 हो गई है. जब 25 लेंथ थी सीप की तो मास्ट की हाइट कितनी थी 15 मीटर. अब सीप की लेंथ अगर 20 मीटर है तो हमें क्या करना है, मास्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है. अब क्या करेंगे, लिखेंगे इफ द लेंथ ऑफ सीप decreases then height of mast will decreases. Therefore we can say that this is a case of डायरेक्ट प्रपोर्शन. एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई ये क्या है, केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन है. PRO है. ठीक है, प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है तो हम क्या लिखते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या है 25 है, y1 की 15 है, x2 क्या है 20 और y2 हमें फाइंड आउट करना है. तो y2 की प्लेस पर y2 लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा 25 इंटू y2 इक्वल टू 20 इंटू 15. इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में. ठीक है, 25 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा. सो 20 इंटू 15 अपॉन 25. 5 का टेबल रीड करो, 5 4 जा 20,
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो क्या रिमेनिंग रहा y2 इक्वल टू 4 इंटू 3, सो y2 इक्वल टू क्या आएगा 12 मीटर आया, क्या आया 12 मीटर। सो हम क्या लिखेंगे आंसर में, द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर, देन द मास्ट इज क्या आएगा 12 मीटर आएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में, द हाइट ऑफ द मास्ट इज 12 मीटर। सो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 नंबर कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर है, विश्वा ड्राइव्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्या पढ़ेंगे इसको, 80 किलोमीटर पर आवर। वॉट शुड बी द स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन बिफोर 2 आवर। क्या दिया है कि विश्वा है ना, विश्वा नाम की जो गर्ल है वो क्या कर रही है 800 किलोमीटर्स कितनी स्पीड से कर रही है कवर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर उसको डेस्टिनेशन पर 2 आवर्स पहले पहुंचना है तो उसे कितनी स्पीड से ड्राइव करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो 2 आवर्स पहले पहुंचना है तो इसके लिए पहले हमें तो इसकी स्पीड तो पता ही है, डिस्टेंस भी पता है, तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि पहले वो कितने आवर में पहुंची है। फिर वो जितने आवर में पहुंची है उससे क्या करेंगे 2 आवर्स को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे का सम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है 800 किलोमीटर्स। अब हमें स्पीड की तो फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, डिस्टेंस तो डिस्टेंस की प्लेस पे ही रहेगा, स्पीड क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिस्टेंस है 800, स्पीड है 80, 0 0 कट, 8 1 जा 8 10 जा, तो टाइम क्या आया 10 आवर है, 10 आवर्स, ठीक है। अब हमें टाइम मिल गया 10 आवर, हमें क्या करना है 2 आवर कम करना है, तो 10 में से 2 आवर करोगे तो 8 आवर, ठीक है। 8 आवर्स में आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे कि आप 8 आवर्स में वो डिस्टेंस को कवर कर लोगे, ये फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं जो जो वैल्यू हमारे पास है। तो स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या सपोज करा है x। सो नंबर ऑफ आवर्स है जिसे हमने क्या सपोज करा है y। तो ये सामने वाला x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। अभी देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें एक स्पीड दी हुई है 80 और दूसरी वाली स्पीड क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। जब आप 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे तब कितना था, जब विश्वा 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रही थी तब उसके कितने आवर लगे थे 10 आवर। अब उसे कितने आवर्स कम करने हैं तो 10 - 2 आवर कम करने हैं, मतलब वो कितने की स्पीड से गाड़ी चलाएगी 8 आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगी। तो उसे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी वो निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स हमें x2 फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ आवर डिक्रीज हो रहे हैं, तो कम टाइम में आपको कहीं पर पहुँचना है तो आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम अगर आपको कम करना है या तो डिक्रीज करना है तो आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है।
आवर्स डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। सो दैट्स वाई अभी यहाँ पर कौन सा लगेगा, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा। कौन सा प्रपोर्शन लगेगा, इनडायरेक्ट। तो यहाँ लिखते हैं इफ द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस देन speed to cover same distance will increases. So therefore this is a case of indirect proportion. Indirect सो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या आएगा, x1 देयरफॉर x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 इक्वल टू क्या है 80, ब्रैकेट में लिखी हुई है सारी वैल्यू, वहाँ से देख के हम लोग लिखेंगे x1 80 है, y1 है 10, x2 तो फाइंड आउट करना है, y2 है 8। सो हमें x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 मल्टीप्लाई में है x2 के, तो उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले लेंगे। 80 इंटू 10 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। सो x2 इक्वल टू क्या आया 10 इंटू 10 क्या आया 100। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन बिफोर 2 आवर्स। सो हमें स्पीड रखनी पड़ेगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा आंसर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ देयर आर 8 स्पोक्स in a wheel, the angle formed between the pairs of consecutive spoke is 45 degree. Find the angle formed between the pairs of consecutive spokes if there are 12 spokes. क्या बोला है, 8 स्पोक्स हैं व्हील में, तो जो कंसेक्यूटिव पेयर है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, स्पोक्स के बीच का वो 45 बन रहा है। जैसे कि देखो ये व्हील है, व्हील के अंदर कितने स्पोक्स है, 8 स्पोक्स है, ये हो गए 8 स्पोक्स। जो ये दोनों स्पोक्स हैं कंसेक्यूटिव स्पोक्स हैं, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज कर दे, 12 कर दे, व्हील के अंदर में कितने कर दूं स्पोक्स, 12 कर दूं, 1 4 हुए, 6 8 10 12। अगर इस तरह से 12 कर दे अगर स्पोक्स, सो जो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करेंगे सो नंबर ऑफ एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करोगे सो उनके बीच जो एंगल्स बन रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो ये किस टाइप का प्रपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। किस टाइप का प्रपोर्शन है, इनडायरेक्ट। सो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, इसे क्या सपोज कर लेते हैं x, और जो कंसेक्यूटिव एंगल्स है इनके बीच के, स्पोक्स के बीच के, सो एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पोक्स है जो, उसे क्या सपोज कर लेते हैं, एंगल को y। तो ये वाला x1, दिस इज x2, y1 एंड y2। देखो पहले नंबर ऑफ स्पोक्स कितने थे, 8 थे, बाद में हमने क्या करे, इंक्रीज करके कितने कर दिए, 12। जब 8 थे तो उनके बीच एंगल कितने का बन रहा था, 45 डिग्री का। अब 12 है तो कितने का बनेगा वो फाइंड आउट करना है।
सो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स increases then angle formed between two consecutive spokes will डिक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करोगे तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां से क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है मैंने, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स विल डिक्रीजेस, ठीक है। सो दिस इज देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ, सो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या आएगा, देयरफॉर x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। सो x1 की वैल्यू क्या है 8 है, y1 की 45 डिग्री, x2 की 12 है, y2 तो हमें फाइंड आउट ही करना है। सो हम क्या करेंगे, 12 y2 के मल्टीप्लाई में है तो उसे डिवाइड में ले लेंगे, y2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, 8 इंटू 45 अपॉन 12। 4 के टेबल से कट होगा, 4 दोनों में आता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1 5, 3 15 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, सो 2 इंटू 15, सो y2 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 15, 15 2 ज़ा 30 डिग्री। सो एंगल्स क्या आएंगे, 12 स्पोक्स के बीच में कितने एंगल्स बनेंगे, 30 डिग्री के एंगल बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 है। थैंक यू।